नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे और आदिवासी विकास समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। मुलाकात के बाद अमित शाह ने हर संभव मदद का भरोसा केंद्र की तरफ से दिया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री की मुलाकात से छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार तेज होने का अनुमान है। वैसे कितना ये जमीन पर उतरेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन मुलाकात पर छत्तीसगढ़ बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग भी चल रही। दोनों पक्षों के क्या तर्क हैं और कितने सटीक और सही हैं, बात करेंगे इस पर। एक रिपोर्ट देख लीजिए पहले। सीएम भूपेश का दिल्ली मिशन, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करने पहुंचे। भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह से जहां नक्सलवाद, बस्तर में औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने संबंधी मुद्दों पर बातचीत की, तो बस्तर में लगने वाले स्टील प्लांट्स को 30% छूट पर लो अयस्क देने की भी मांग की है। इस दौरान दोनों के बीच नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा बढ़ाने, बस्तर में सीआरपीएफ की 2 और बटालियन की तैनाती समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिस पर गृह मंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सीएम भूपेश बघेल इसके बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मिलने पहुंचे। सीएम ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन की अनुमति और वनांचल क्षेत्र में मिट्टी के तेल का कूटा बढ़ाने का आग्रह किया है। पैडी से इथेनॉल बनाने के जो अनुमति है वो एफसीआई के थ्रू जो किया जा रहा है, उससे राज्यों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो हमारे पास सरप्लस पैडी है उसे खपाने के लिए हम लोगों को प्लान लगाने के राज्य सरकार को अनुमति दे, तो जो राज्य सरकार के पास अतिरिक्त अतिशेष जो एफसीआई लेने के बाद जो हमारा पैडी बचता है उसे हम इथेनॉल बनाना चाहते हैं। तो वो प्रपोजल हमने दिया है और उन्होंने कहा है कि सहानुभूतिपूर्वक इसमें विचार किया जाएगा। मुलाकात से पहले भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह को नक्सलवाद के मुद्दे पर एक चिट्ठी भी लिखी थी। मुख्यमंत्री की केंद्रीय गृह और पेट्रोलियम मंत्री से मुलाकात को बीजेपी ने राज्य सरकार का दोहरा चरित्र करार दिया है। बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री एक ओर केंद्र सरकार की योजनाओं को बंद कर रहे हैं, दूसरी ओर केंद्र से सहयोग की उम्मीद रखते हैं। ये उनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। हालांकि कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। दोहरा चरित्र इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का है, तो अनेक प्रकार से आप जो है केंद्र पर मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम प्रदेश की जनता के समक्ष करते हैं, वहीं दूसरी ओर इस प्रकार से जाकर सहयोग की अपेक्षा करते हैं। ये उनको क्लियर करना चाहिए कि आखिर केंद्र और राज्य के जो संबंध संवैधानिक प्रावधान है उसका वो पालन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या इसी प्रकार से अपनी दोहरी राजनीति यहाँ इस प्रदेश में करना चाहते हैं। जीएसटी के पैसे संवैधानिक तौर पर समय समय पर राज्य की सरकार को मिल जाना चाहिए, नहीं मिल पाया। ये ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं जिनको समय रहते केंद्र सरकार को राज्य सरकार को भेज देनी चाहिए, क्योंकि ये राज्य का अपना अधिकार होता है। अगर इसकी बात करना दोहरा चरित्र है तो ये दोहरा चरित्र की श्रेणी में कैसे आता है? बस्तर में नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने औद्योगिक क्रांति के मॉडल पर जोर दिया है। इसकी वजह से बस्तर में मिनरल्स और खनिज की अकूत भंडारण है, लेकिन राजनीतिक चेतना और नक्सलवाद के कारण दशकों से ये इलाका उपेक्षित रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकारों ने यहाँ विकास का प्रयास नहीं किया, लेकिन स्थानीय आदिवासियों का विश्वास जीत न पाने की वजह से कई प्रोजेक्ट या तो अधूरे हैं या फिर पूरी तरह से बंद हो गए। बोध घाट परियोजना हो या फिर स्टील प्लांट, बस्तर में विरोध का सामना करना पड़ा है। विरोध के कारण ही एसआर और टाटा जैसी कंपनियों को भी थक हार कर यहाँ से अपने हाथ वापस खींचने पड़े हैं। इसलिए आज से केंद्रीय गृह मंत्री और भूपेश बघेल की मुलाकात अहम मानी जा रही है। तब देखना होगा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार किस तरह से बस्तर में उद्योग क्रांति को हरी झंडी दिखाते हैं। जगदलपुर से नरेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो मिशन दिल्ली से क्या मिलेगा प्रदेश को ये वक्त बताएगा, लेकिन फिल वक्त तो ऐसा दिखता है कि दोनों पक्षों में इस मुद्दे को लेकर के घमासान है, चर्चा है कि केंद्र जो दे रहा है, जो राज्य ले रहा है, इन सब के बीच में कितनी राजनीति है, कौन राजनीति इसमें कर रहा है। दोनों पक्षों से दो बहुत ही समर्थ
और सक्षम नेता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। श्रीचंद सुंदरानी साहब बीजेपी की तरफ से, नमस्कार आपको, स्वागत है आपका मंच पर। और वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजेंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है इस मंच पर। आप दोनों को शुभकामनाएं देते हुए, राज्य की तरफ से कुछ मांगे लेकर गए मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, लेकिन इस पर प्रदेश में भरपूर सियासत हो रही। तिवारी जी, जब कभी पत्र लिखते हैं मुख्यमंत्री या जब कभी राज्य की मांग रखते हैं, वहाँ से कुछ अपेक्षा रखते हैं, एक फीडबैक आता है कि आप केंद्र की योजनाओं को बंद करते हैं। दोहरा चरित्र क्यों रखते हैं, क्यों आप उनसे मांगने जाते हैं अगर उनकी योजनाओं को बंद करते हैं? आप कहते हैं कि राज्य का हक है। ये डिबेट क्यों हर बार छिड़ जाती है? ये तो बहुत स्पष्ट बात यह है कि श्री भूपेश बघेल जी को और कांग्रेस की सरकार को यहाँ की जनता ने विधानसभा में करीब करीब अब मरवाही जीतने के बाद 78% स्थानों पर हम लोगों को सौंपा है, वो दायित्व तो सौंपा है। तो जब आपको ज्यादा जिम्मेदारी दी जाएगी तो आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा होगी, आपका कर्तव्य भी ज्यादा होगा, और उस दिशा में लगातार भूपेश बघेल जी प्रयत्नशील हैं कि राज्य की जो आवश्यकता है वो तेजी से पूरी हो सके। सबसे पहली बात तो यह कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छत्तीसगढ़ में जो नेता हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, बौखलाहट में है वो। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आलोचना तो करनी चाहिए, क्योंकि उनका दायित्व है विरोध पक्ष में बैठे हुए आलोचना करनी चाहिए, मगर आलोचना तो विचारणीय होता है। किसी विषय पर विचार करो और उसके बाद में मंथन करने के बाद में अपनी राय रखो, ये बात तो समझ में आती है। मगर दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं वो आलोचना नहीं करते, वो बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। राज्य शासन के प्रत्येक कार्य में उनको केवल और केवल बुराई दिखाई देती है। अब उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि जितने भी अच्छे कार्य हैं, चिट्ठी लिखो तो चिट्ठी क्यों लिख दिया। अब मैं आपको बानगी देना चाहूंगा कि चिट्ठी लिखा था भूपेश बघेल जी ने 3 सितंबर को कि भाई हमारे यहाँ से जो पैरामिलिट्री फोर्स आपने जम्मू कश्मीर में भिजवा दिया था उसका कार्य हो गया है पूरा, उसको वापस करें। और उस पर उतना ही उदारता का परिचय देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने 5 बटालियन भेजा। अब 5 बटालियन का मतलब यह है कि एक बटालियन में 1100 जवान होते हैं, तो करीब करीब 5500 जवान हमारे उन क्षेत्रों में जहां अभी आवश्यकता है। आप अगर व्याख्या करें, आज नक्सलाइट मामला तो विषय नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा मेरी नक्सलाइट ऑपरेशन के डीजी श्री अशोक दुलेजा से भी काफी लंबी बात हुई, सुंदरराज जो वहां के आईजी, उनसे भी बात हुई कि अब वो सिमट करके केवल 3 स्थानों में रह गया, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में। तो ये जो पैरामिलिट्री फोर्स आई है उसका उपयोग होगा वहां पर। भूपेश बघेल ये चाहते हैं कि कल हमने इस बात पर विस्तार से बातचीत की थी, आपने ठीक कहा। हमने कल इस विषय पर कि पत्र लिखते हैं तब 2 तरह के सेंटिमेंट होते हैं। एक तरफ कहा जाता है राज्य का हक है, अधिकार है और इसके लिए पत्राचार करना कोई बुरी बात नहीं, करना भी चाहिए, प्रैक्टिकल है, होता रहा है पहले। लेकिन अब सवाल ये कि जब कभी अब पत्र लिखा जाता है तो एक टकराहट सी लगती है, ये विपक्ष का कहना है, एक विरोधाभास सा लगता है, ये विपक्ष का कहना है। और विपक्ष जो बार बार ये कहता है कि वहां से इतना मिला, इतना दिया, तो ऐसा लगता है कि जैसे केंद्र और राज्य के बीच में कोई सौदा चल रहा है, जबकि ये उनका भी दायित्व है। एक छोटा सा कमेंट ले लो फिर आपके पास लौटूंगा। सुंदरानी साहब, अगर राज्य अपना अधिकार मांगता है, योजनाओं पर उनकी स्वीकृति मांगता है, तो ये तो पहले भी होता रहा है, अब इसमें राजनीति क्यों दिखती है विपक्ष को? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले मैं दीपावली की शुभकामनाएं आपको दूं और राजेंद्र भैया आपको भी शुभकामनाएं जी। आदरणीय पुनीत जी, जिस प्रकार से पत्र लिखते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं, पत्र लिखने का अधिकार है। और राज्य सरकार अगर कोई आवेदन देकर, कोई निवेदन करके कोई चीज की मांग करती है, यह भी करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के हित में अगर कोई बात राज्य सरकार करेगी तो निश्चित रूप से हम भी उनके साथ खड़े हैं। आदरणीय राजेंद्र भैया को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के स्थानीय नेता इसकी आलोचना करते हैं। आलोचना संघीय ढांचा है छत्तीसगढ़, सभी राज्य केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। केंद्र सरकार पालक के रूप में राज्य सरकारों को प्रोत्साहन दे योजनाओं को सफल करने के लिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं, मैं सहमत हूँ, देना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए, नागरिकता का बिल आता है, हम अपने राज्यों में लागू नहीं करेंगे। किसान विधेयक आते हैं, हम अपने राज्यों में लागू नहीं करेंगे। क्या भारतवर्ष से छत्तीसगढ़ अलग हो गया है? या जिस प्रकार की बातें करते हैं, केंद्र से टकराहट की बात करते हैं, उसके बाद केंद्र से ये उम्मीद करते हैं। केंद्र जितनी योजनाओं के लिए पैसा भेजता है, क्या उन योजनाओं का नाम नहीं बदल देते ये लोग?
यहाँ की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार उन योजनाओं को पूरी तरह से लागू करती है क्या, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। जहां तक नक्सलवाद का मामला है, बस्तर के विकास का मामला है, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है नक्सलवाद समाप्त हो। यह भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, राज्य की भी चाहती है, केंद्र की भी चाहती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने रायपुर आकर बैठक ली नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में। तो हम तो इस मामले में गंभीर है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाहवाही लूट रहे कि भूपेश बघेल जी की सरकार के आने के बाद यहाँ पे नक्सलवाद थमा है। मैं कहता हूँ ये थमा तो डॉक्टर रमन सिंह जी के अंतिम वर्ष के कार्यकाल में, और डॉक्टर रमन सिंह जी ने जिस प्रकार बहस का अलग ही मुद्दा और अलग मोर्चा है सुंदरानी जी। बहस का ना तो आज ये मुद्दा है ना ये मोर्चा है कि किसने कितना इसको काबू किया। बात ये कि पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, इस पर आप भी सहमत हैं, प्रदेश भी देख रहा है। बड़ी बात एक है, बड़ी बात एक सवाल ये नहीं था, सवाल आज का ये है कि पहले भी राज्य केंद्र के बीच में पत्र चला करते थे, लंबी आपकी सरकार चली, अब भी चल रहे हैं, अब दिक्कत क्या है। दूसरी बात एक है कि मुलाकातें और यहां से जाकर मिलकर, कल ही इसी मंच के ऊपर आपके वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि आपको अगर कुछ चाहिए तो आप जाएं, मिले, मुलाकात करें। आज जब मुलाकात कर रहे हैं तो यहां कह रहे हैं कि आप उनकी योजनाएं बंद करते हैं। ये बिल्कुल अलग अलग चीजें नहीं, एक दिन आप कुछ कहते हैं, दूसरे दिन उसी बात को खारिज कर देते हैं। पुनीत जी मैंने कहा ना कि इनको पत्र लिखने का भी अधिकार है, मिलके मांगने का भी अधिकार है, और केंद्र सरकार को जो व्यवहारिक चीजें ये केंद्र राज्य मांगता है और छत्तीसगढ़ के हित के लिए उनको देना चाहिए, और देंगे भी। हमारी केंद्र की सरकार सकारात्मक रुख अपनाती है राज्य सरकारों के प्रति, और राज्य सरकारों को भी चाहिए कि वो राजनीति से ऊपर उठकर दिल्ली में कोई बयान दे, रायपुर में आके दूसरा बयान दे, सारे के सारे आरोप। और ये 15 साल का रोना कब तक रोते रहेंगे, ये कब तक 15 साल की बात करते रहेंगे? क्यों 2 साल में क्या स्थिति है, क्या स्थिति में छत्तीसगढ़ पहुंचा है, इस बात की भी तो समीक्षा होनी चाहिए। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये अपेक्षा करते हैं सकारात्मक बातों का। कभी यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने विपक्षी नेताओं को बुलाकर, एक गुरूर है, आदरणीय राजन भैया भी अभी शुरुआत वहीं से की है कि 78% जनता ने हमको समर्थन दिया। क्या 78% जनता ने आपको? बार बार ये बात उठती तिवारी जी कि विपक्ष को कतई लूप लाइन में नहीं लिया जाता, उनसे बात नहीं की जाती, उनसे सलाह नहीं ली जाती। नहीं, श्रीचंद भाई को मालूम नहीं है। अभी जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था तो 32 पेज की किताब छपा करके भूपेश बघेल जी ने प्रदेश के सारे सांसदों को बुलाया था और कहा था कि ये प्रदेश की समस्या है, जिनको लेकर के मैं समय समय पर विभिन्न मंत्रियों से मिलता रहा हूँ, केंद्र सरकार से निवेदन करता रहा हूँ, चिट्ठी लिखता रहा हूँ। उसमें इन लोगों ने, इनके कान में जू तक नहीं रही। और जहां तक कृषि बिल की बात की, मैं छोटी छोटी जल्दी बात का जवाब देना चाहूंगा श्रीचंद भाई का, कि कृषि बिल की बात कही, भूपेश बघेल जी ने यही तो कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का तय कर दीजिए। उस कृषि बिल में ये है ही नहीं। कृषि बिल पास करने वाले जिन्होंने प्रस्ताव किया, कृषि मंत्री तोमर जी, उनके पास 1 एकड़ जमीन नहीं है। जिन्होंने पास करवाया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने, उनके पास 1 एकड़ जमीन नहीं है। ये प्रामाणिक आंकड़ा है जो मैं कह रहा हूँ, तथ्यात्मक बात है। और उन्होंने कृषि बिल करा दिया। भूपेश बघेल जी ने यही कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के किसान इस बात को लेकर के बेहद आंदोलित हैं, क्योंकि कोरोना चल रहा है, इसलिए उनका आक्रोश फूट नहीं पड़ रहा है। हरियाणा और पंजाब में तो फूट पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक ही दाम होना चाहिए पूरे भारतवर्ष में, उसकी व्यवस्था कर दे। इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम समाप्त कर दिया। दुष्परिणाम यह हुआ कि प्याज के आप कितना भी सामान कितनी भी मात्रा में रख सकते हैं, तो जमाखोरी का यह हाल हुआ कि 80 रुपए का प्याज हम देख रहे खा रहे हैं। तो इस बात का विरोध अगर हम कर रहे हैं तो ये कौन सी गलत बात है? जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, जहां तक बस्तर की बात है, भूपेश बघेल जी इस बात को लेकर के संकल्पित है। चलिए, तो मुद्दों को लेकर कितनी सहमति असहमति है और छवि कैसी बन रही है सत्ता पक्ष की, विपक्ष की। सत्ता पक्ष की क्या ये कि केंद्र की हर बात का विरोध करना है, और विपक्ष की ये कि अगर राज्य कोई भी प्रयास करे तो फिर ये केंद्र वर्सेस राज्य क्यों बना दी जाती है, इस पर बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री के दिल्ली मिशन पर हम बात करें। विभिन्न मुद्दों के ऊपर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद आश्वासन के साथ में मुख्यमंत्री लौट रहे हैं। जमीन पर कितना काम होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन यहां इस पर सियासत फिर चरम पर है। सुंदरानी साहब, 2 बहुत सीधे और छोटे से सवाल हैं। पहली बात ये, राज्य में जितनी परियोजनाओं पर मुख्यमंत्री बात करके दिल्ली से लौट रहे हैं, क्या उनसे विपक्ष को असहमति है? क्या आपको लगता है कि उनसे राज्य को लाभ नहीं होगा? दूसरी प्रमुख बात ये कि जब कभी भी दिल्ली से वार्तालाप हो या ये विरोध, आपने खुद अपनी बात में कहा कि असहमति होना बड़ा स्वाभाविक है,
तो अगर किसी भी मुद्दे पर राज्य केंद्र से असहमत है तो क्या उसको अपना हक नहीं मानना चाहिए? और अगर बीजेपी ऐसा करती है तो यहां आपकी छवि पर उसका असर क्या नहीं पड़ता? देखिए पुनीत जी, मैंने पहले ही कहा कि राज्य सरकार को पत्र लिखने का भी अधिकार है और मांग करने का भी अधिकार है। और छत्तीसगढ़ के हितों के लिए अगर कोई बात होगी तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी भी पूरे सपोर्ट में खड़ी है। अगर छत्तीसगढ़ के हितों के लिए कोई बात मांगी जाती है तो मांगना भी कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन क्या ये सरकार को सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि केंद्र जिस योजना में पैसा भेजता है उस योजनाओं का नाम नहीं बदला जाना चाहिए? केंद्र सरकार ने अगर 5 किलो प्रति व्यक्ति कोविड के समय में 6 महीने अनाज दिया तो कभी भूपेश बघेल जी की सरकार ने ये कहा क्या कि केंद्र ने निःशुल्क 5 किलो चावल जो दिया जा रहा है वो केंद्र की तरफ से दिया जा रहा है? कभी नहीं कहा। और अपनी वाहवाही लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। अगर केंद्र सरकार से इनको मदद चाहिए और केंद्र मदद देना भी चाहिए, छत्तीसगढ़ के हितों के साथ कभी हम समझौता नहीं करेंगे, हम सरकार के साथ खड़े हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन ये बात तो सुनिश्चित तो होनी चाहिए ना कि केंद्र से जो पैसा आता है इस बात को कहें। दिल्ली में सहयोगात्मक बात करते हैं, हमारे मंत्रियों ने इनको पूरा आश्वस्त किया है और आश्वस्त किया है तो ये मान के चलिएगा, चाहे अमित शाह जी हो या आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी हो, नहीं, लेकिन केंद्र हो या राज्य, सुब्रमण्यम साहब, अगर आप बार बार जनता के बीच में ये कहते हैं कि ये पैसा हमने दिया, तो दरअसल है तो जनता का ही, ये ना तो बीजेपी का है, ना तो कांग्रेस का है, ना तो केंद्र का, ना तो राज्य का है। ये चला तो जनता ही रही है, दे तो जनता ही रही है, चाहे वो केंद्र को चाहे राज्य को। ये बार बार कहीं आपकी छवि को खराब नहीं करता? पुनीत जी, क्या राज्य सरकार बार बार ये नहीं कहती कि हम 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं, हम इतना पैसा दे रहे हैं, हम गोबर खरीद रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो किसके पैसे से खरीद रहे हैं? जी, एक तरफ आपकी बात का उत्तर देना चाह रहे हैं तिवारी जी। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी को बुराई करने की आदत पड़ी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, फिर बुराई की बात, आदरणीय राजन भैया, मैं बुराई क्या कर रहा हूँ? मैं तो साथ खड़े होने की बात कर रहा हूँ। आदरणीय राजन भैया, धान से एथेनॉल बनाने की योजना विधानसभा में प्रस्तुत किया, उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया, तो विधानसभा में इतनी खिल्ली उड़ाई, थोड़ा उसके रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिएगा कि ये मुख्यमंत्री तो बड़े अपने आप को विशेषज्ञ बता रहे हैं और दुनिया भर की किन किन शब्दों से नहीं नवाजा गया उनको। मगर जब रिसर्च हुई और भारत सरकार ने भी ये माना कि नहीं, धान से इथेनॉल बनाया जा सकता है, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने आकर के 10,000 करोड़ की घोषणा किया कि हम उस काम के लिए लगाएंगे। मुख्यमंत्री जी का केवल इतना आग्रह है कि एफसीआई से खरीदने की बजाय आप हमसे खरीदिए, क्योंकि ये धान का उत्पादन क्षेत्र है। देखिए, छोटी छोटी बातों को लेकर के मैं बानगी देना चाहूंगा। अभी 31 मार्च को सेना की भर्ती होने वाली है बस्तर में, मुख्यमंत्री जी ने उसका स्वागत किया, धन्यवाद भी दिया उसके लिए। एक छोटा सा निवेदन किया कि जिस तरह से आपने उत्तराखंड में उम्र में किसी प्रकार की कुछ छूट दिया है, कुछ अन्य बातों में छूट दिया है, कृपा करके बस्तर के नौजवानों को भी उसकी छूट दे दीजिएगा। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बस्तर में रोजगार के नए अवसर जुटे, इसलिए बोधघाट परियोजना को उन्होंने पुनर्जीवित करने का काम किया है। वहां पर दुनिया भर के उद्योग लग सके, इस दिशा में वो सार्थक प्रयास कर रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा, अभी 2 महीने के भीतर 40% आयरन ओर के दाम एनएमडीसी ने बढ़ाए हैं। अब मुख्यमंत्री जी ने यह निवेदन किया कि भैया 30% दाम कम कर दीजिए कम से कम। अब छत्तीसगढ़ में आयरन ओर होता है, हमारी भूमि में आयरन होता है, हमारे यहाँ कारखाने लगे हुए हैं, हमारे यहाँ के नौजवान उसमें काम कर रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए हमारा अपना ये अधिकार भी है और उस बात को लेकर के हम सुंदरानी जी उत्तर देना चाहेंगे, इन तथ्यों का उत्तर देना चाहेंगे जो तिवारी जी कह रहे हैं? मैंने पुनीत जी पहले ही कहा कि छत्तीसगढ़ के हितों के लिए जो बात मुख्यमंत्री जी करेंगे केंद्र सरकार सहयोग करेगा, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। बोलने के लिए बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उन योजनाओं के प्रति हमारी नीयत साफ है क्या? हम योजनाओं का नाम नहीं बदलते हैं क्या? और मुख्यमंत्री जी जो बात के लिए केंद्र में गए हैं, तो किस मंत्री ने उनकी बात को नकारा है? किस बात को उन्होंने असहयोग होने की बात कही है, या मंत्रियों ने आश्वासन नहीं दिया है क्या काम करने का? लेकिन सवाल उतना भी राज्य सरकार ये काम लेकिन सुंदरानी जी विपक्ष का, अगर किसी योजना में
आपके मुताबिक जो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि इस योजना का नाम बदलकर केंद्र को पूरी तरह से राज्य ने अपना बता दिया, तो ये काम विपक्ष का है। लेकिन अगर राज्य अपनी बात कहने केंद्र के पास जाए या पत्र लिखे, तब उस समय इस पॉइंट को उठाना कि आपने तब विरोध किया था इसलिए आज हक क्यों मांग रहे हैं, ये आप ही की छवि को खराब नहीं करता? ये मेरा सवाल लगातार मैं आपसे पूछ रहा हूं। पुनीत जी, हमने पहले ही कहा कि छत्तीसगढ़ के हितों के साथ भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की इकाई कभी समझौता नहीं करेगी। हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार की नीयत पे हमको संदेह है, क्योंकि बार बार इन्होंने जो रवैया अपनाया है छत्तीसगढ़ में, वो कभी सकारात्मक रवैया नहीं रहा। यहाँ की मदमस्त हाथी पे सवार होकर यह सरकार काम कर रही है। इनको गुरूर है कि हमारे पास 70 सीटें हैं, हम इतने चुनाव जीत चुके हैं। चुनाव जीतना हारना एक पैमाना नहीं होता, कम से कम इस चीज का गुमान नहीं करना चाहिए। अगर गुमान की बात है तो केंद्र में जो मैं उस तरफ नहीं ले जाऊंगा चर्चा को। सुंदरानी साहब, आप भी जानते हैं अगर उस तरफ ले जाएंगे तो उस तरफ वरिष्ठ नेताओं के भारतीय जनता पार्टी के 2 सीट से आज कहां तक पहुंचे हैं, इसे कोड करके बोला जाता है। ये सीटों का इसे आप दम्भ के तौर पर लेते हैं, इसे आप अपनी आत्म प्रशंसा के तौर पर लेते हैं, ये जनता बखूबी जानती है। फाइनल बात यह है कि अगर राज्य कोई बात कहता है तो क्या उस मसले पर उस वक्त ये बातें याद दिलाना ठीक है, या जब कोई बात गलत है आपके मुताबिक, जहां केंद्र को राज्य अपना बता रहा है, तब उस वक्त उस बात को उठाना चाहिए? ये मुद्दा था। चलिए, हमारी इस चर्चा का विषय ये था कि क्या इससे प्रदेश को मिलेगा, और ये जो सियासत हो रही है इसमें आप लोगों की अपनी छवि किस तरह की जा रही जनता के बीच। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इसमें जुड़ने के लिए। नमस्कार।